दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने मोरियो नो हाको यानी बॉक्स ऑफ गॉब्लिन के पहले 5 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बाकी के 8 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। अब जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देख रखा है उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बॉक्स ऑफ गॉब्लिन के पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। खैर आज वाली वीडियो में हम बॉक्स ऑफ गॉब्लिन की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो 6th एपिसोड की शुरुआत में हम टोरीगुची को लोकल से बात करते हुए देखते हैं और सभी का कहना था कि ब्लैक क्लोथ्स और व्हाइट ग्लव्स वाला व्यक्ति ही लड़कियों के साथ गलत कर रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में सेकीगुची, क्योगोकुडो और टोरीगुची आपस में बातें करते हैं, जहां टोरीगुची क्योगो को अपने फाइंडिंग्स के बारे में बताता है। इनकी बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि क्योगो बहुत ज्यादा स्मार्ट था और वो छोटी छोटी चीजों को देख के ही अनकही बातों का पता लगा सकता है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ इनके बीच ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन प्लॉट से रिलेटेड बातें ही डिस्कस करूंगा सो दैट कहानी कंटिन्यू रहे। सो क्योगो टोरीगुची के होम टाउन के बारे में भी जानता है व्हिच वाज स्ट्रेंज, लेकिन ही प्रूव्स कि वो जापान के सारे श्राइन्स के बारे में जानता है और उसे कॉम्प्लेक्स चीजें भी हमेशा याद रहती हैं। क्योगो का ये भी मानना था कि जो लोग भी भविष्यवाणी करते हैं वो लोग अपनी तरीके से स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, व्हिच वाज अ रियल थिंग, लेकिन सारे लोग जो इस फील्ड में हैं जरूरी नहीं कि वो सच्चे हों। क्योगो आल्सो टॉक्स अबाउट एस्पर्स, फॉर्च्यून टेलर्स, मीडियम्स और स्पिरिट्स, जहां सब की अलग अलग भूमिका होती है इन स्पिरिचुअलिज्म। देन इवेंचुअली वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे प्रीस्ट्स खुद को मीडियम्स बनाते हैं जिससे उनका स्थान भगवान से भी ऊंचा हो जाता है और आम जनता उन प्रीस्ट्स की पूजा करने लग जाती है, which in most of the cases is wrong। टोरीगुची अब कियोनो नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जिसने टोरीगुची को एक नोटबुक दी है जहां कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो एक अपकमिंग रिलीजन के फॉलोअर हैं। यानी ये रिलीजन अभी तक बनी नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर फॉलोअर्स बढ़ते रहे तो ये एक नई रिलीजन बन सकती है और इस रिलीजन का लीडर उनबाको सामा है। उस नोटबुक पे लगभग 300 लोगों के नाम लिखे हैं और यहाँ मजे की बात यह है कि कियोनो इस सीक्रेट को लीक करने के बदले में एक पैसे की भी डिमांड नहीं की, रादर वो चाहता था कि टोरीगुची इस पे एक आर्टिकल लिखे। अब पूरी कहानी ये थी कि उनबाको सामा को फॉलो करते हुए उसके फॉलोअर्स और ज्यादा दुखी होने लगते थे और बदले में उनबाको उन्हें वापस खुश करने के लिए या फिर उन्हें रिलीफ देने के लिए उनसे हेवी डोनेशंस मांगता था और ये पूरी कहानी ही कहीं न कहीं उनबाको सामा के अनफेथफुलनेस को दर्शाती थी। तो अब कहानी पास्ट में जाती है जहां टोरीगुची एक रोज उनबाको सामा से पर्सनली मिलने गया था, मतलब ऑफ कोर्स एक क्लाइंट बनके, नॉट विद हिज ओरिजिनल पर्सनालिटी। और हम जान पाते हैं कि ये तो वही प्रीस्ट है जिसे योरिको की माँ अपने घर लेके आई थी टू क्लींस द हाउस। मतलब योरिको भी इस सब से जुड़ी हुई है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर उनबाको सामा टोरीगुची पर शक करता है और उसे डरा के भगा देता है, जिसके बाद टोरीगुची उनबाको सामा के पड़ोसी से बात करता है और हम भी उनबाको सामा की बैक स्टोरी जान पाते हैं। दरअसल उनबाको सामा अपने लाइफ के इनिशियल ईयर्स में एक बॉक्स मेकर था, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उनबाको सामा की ग्रैंडमदर को स्पिरिचुअलिज्म में सिद्धि मिली थी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनबाको सामा बॉक्स बनाने लगा। फिर वॉर के दौरान उसकी बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री बंद हो गई और अचानक सुनने में आया कि उनबाको सामा पजेस हो गया है, जिसके चलते उसके पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स आ गई हैं। उसके बेटे और पत्नी भी उससे परेशान होकर उसे छोड़ दिए और उनबाको सामा पूरी तरह से अकेला पड़ गया। अब एक दिन उनबाको सामा को अपने घर के एटिक पे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके ग्रैंड मदर ने एक वास रखा था और उसके अंदर एक चिट में मोरियो यानी कि गॉब्लिन लिखा था। इसे पढ़ के उनबाको सामा पूरी तरह से बदल गया और तब से वो अपने फॉलोअर्स जुटाने में लगा है। अब मोरियो वर्ड सुनकर क्योगो परेशान हो गया था और वो कुछ सोच में पड़ गया था। अब एपिसोड 7 में हमें गर्ल इन द बॉक्स नाम के एक नोवेल के बारे में दिखाया जाता है फ्रॉम सेकीगुचीज पीओवी और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्योगो बताता है कि क्यों उसको गॉब्लिन्स या फिर मोरियो से डील करने में अच्छा नहीं लगता था। क्योगो बेसिकली बाकी सबको यहाँ मोरियो की हिस्ट्री और ट्रू डेफिनेशन के बारे में बताता है। बेसिकली मोरियो कोई सीधा साधा शब्द नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर्स को डिपिक्ट करता है। लाइक इन एंशिएंट टाइम मोरियो वे द वाटर स्पिरिट्स और गॉड्स, फिर ये चेंज हो गया इनटू स्पिरिट्स लिविंग इनसाइड वाटर, जस्ट लाइक जापानीज फोकलोर ऑफ कापा। अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो मोरियो का अर्थ है ट्रीज और स्टोन्स की स्पिरिट। देन चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने ट्रीज एंड स्टोन्स के स्पिरिट्स को मोरियो टर्म प्रिस्क्राइब किया और वाटर स्पिरिट्स को मोशो और अर्थ के स्पिरिट्स को हुनियो। कहीं कहीं तो मोरियो को पिग्स के फॉर्म में दिखाया जाता है और लोकली लोग इसे कॉप्स ईटिंग डीमन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे भी एक एंशिएंट कहानी है जो कि उतनी रिलेवेंट नहीं
नहीं है तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, इसको कभी अपन लेट नाइट शो जैसी वीडियो में कवर करेंगे। खैर तब से ये बात प्रचलित है कि कॉफिन्स के अंदर जो लाश होते हैं ना, उनको ये मोरियो खाते हैं और ओमयोडियो रिचुअल के द्वारा इन मोरियो या इम्प्योर स्पिरिट्स का एग्जॉर्सिज्म किया जाता था इन द एंशिएंट टाइम्स। अब क्योगो मोरियोस के साथ इसलिए डील नहीं करना चाहता था क्योंकि मोरियो आर ओल्डर देन द डीमंस, जिनका कोई प्योर डेफिनेशन नहीं है। एंड ही एक्सप्लेन्स कि मोरियो शैडोज के शैडो जैसी इंट्रिकेट जगहों में रहते हैं। उनबाको समा को कुछ और पता हो ना हो, मोरियो के बारे में पता है, लेकिन सेकिगुची ये भी पॉइंट आउट करता है कि उनबाको समा के फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन और गरीब और दुखी होते जा रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि उनबाको समा कुछ तो गलत कर रहा है इन हिज रिचुअल्स। लेकिन टोरीगुची कहता है कि ये एक ट्रिक है उनबाको समा की, क्योंकि वो इसके जरिए अपने फॉलोअर्स को मैनिपुलेट करता है टू क्लींस देयर माइंड एंड हार्ट। तो इसके बाद जो फॉलोअर्स का अनक्लीन फंड होता है वो किसी को दान दे देते होंगे। किसको? ऑब्वियसली उनबाको समा को। तो इन अ वे इस पूरे प्रोसेस में उनबाको समा को फायदा हो रहा है, इवन दो हिज फॉलोअर्स आर हैविंग ए हार्ड लाइफ। अब टोरीगुची क्योगो से मदद मांगता है क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट वो उनबाको समा के करप्शन को दुनिया वालों के सामने लाना चाहता था। और तो और टोरीगुची को यह भी शक था कि उनबाको समा ही लड़कियों को खत्म कर रहे हैं, उनके शरीर के अंग को बॉक्सेस में डाल रहे हैं। दिस वाज पॉसिबल क्योंकि उनबाको समा एक स्किल्ड बॉक्स मेकर था और टोरीगुची क्योगो को रिसेंटली गायब हुए लड़कियों के मदर के नाम बताता है, जिसका जिक्र क्योनो के रजिस्टर में भी था। यानी रीसेंट विक्टिम की मदर उनबाको समा की फॉलोअर थी। उस रजिस्टर में कुछ लोगों के विक्टिम होने के चांसेस भी लिखे थे, जिसमें 7 लोग उनबाको समा के फॉलोअर्स की बेटी थी। क्योगो कहता है कि हम इस तरह से भी किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ठोस सबूत चाहिए होगा। इसीलिए क्योगो टोरीगुची को उनबाको समा के एग्जॉर्सिज्म करने का तरीका जानने को कहता है, जिससे कोई क्लू मिल सके। क्योगो सेकिगुची से कहता है कि तुम कियोनो की रजिस्टर को स्टडी करो और फिर पुलिस को दे देना। सेकिगुची पूछता है कि क्या मैं ये रजिस्टर डिटेक्टिव कीबा को दे दूं, जिसपे क्योगो उसे मना करता है। और जब सेकिगुची सारे फॉलोअर्स के नाम पढ़ने लगता है तब उसे अपने दोस्त कुबो शुनको का नाम भी दिखता है, जिसकी लिखी हुई कहानी सेकिगुची भी पढ़ता है। अब कुबो शुनको वही राइटर है जिसने गर्ल इन द बॉक्स नोवेल लिखा था और शुनको बहुत बड़ा नोवेलिस्ट है ऑफ हिज टाइम। सेकिगुची कहता है कि वो शुनको से एक बार मिल चुका है लेकिन उसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद सेकिगुची वापस से नोवेल्स की दुनिया में गुम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योरिको अब कनाओ के ना होने से बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। अब 8th एपिसोड के शुरुआत में हम सेकिगुची को गर्ल इन द बॉक्स नोवेल की कहानी को इमेजिन करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने घर में बॉक्सेस को भर रहा था। ये तब की बात है जब वो पहली बार इस टाउन में आया था। और उसे समझ आता है कि जिस रात को वो ट्रेन में बैठकर टाउन में आया था, उस रात वो अपने सामने उसी बॉक्स वाला आदमी को देखा था, राइट? तो वो कोई रियल बात नहीं थी, वो गर्ल इन द बॉक्स की ही एक कहानी का पार्ट था जिसे सेकिगुची इमेजिन किया था। मतलब इस एनीमे का जो पहला सीन था ना, वो सेकिगुची की कल्पना थी और उसने किसी भी ब्लैक कोट पहने आदमी को बॉक्स ले जाते हुए नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम योरिको को देखते हैं जो स्कूल से घर लौट रही थी और वहीं सेकिगुची भी गर्ल इन द बॉक्स नोवेल के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट वो क्योनो का रजिस्टर लेके शायद पुलिस को देने जा रहा था। वहीं हम डिटेक्टिव कीबा को एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में आते हुए देखते हैं, जो डॉक्टर से लड़कियों के गायब होने के केस के बारे में डिस्कस करता है। डॉक्टर थोड़ा फनी आदमी होता है लेकिन स्टिल वो कीबा को कुछ यूजफुल बातें बताता है, जैसे यूजिको कनाको विक्टिम लिस्ट में नहीं है और न ही उसके किसी शरीर के अंग को अब तक ढूंढा गया है, और जब विक्टिम्स के साथ ऐसा गलत किया जाता है तो वो शायद जिंदा होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उनको खत्म करना कल्प्रिट का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके शरीर के अंगों को अलग करना असली उद्देश्य है, और शायद ये सब किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा रहा है। अब अचानक डिटेक्टिव कीबा डॉक्टर को मीमासाका खुओशिरो के बारे में पूछता है, जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, वो तो एक जीनियस सर्जन था और शायद इमॉर्टलिटी पे काम कर रहा था। अब डॉक्टर से हम जान पाते हैं कि सेकिगुची उनसे मिलने सुबह सुबह आया था और वो कुछ पूछताछ भी कर रहा था। इनफैक्ट वो डॉक्टर को ही रजिस्टर देके गया है टू स्टडी। कीबा केस के बारे में ये सोचता है कि शायद ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी का चीफ मीमासाका ही असली कातिल है, लेकिन वो श्योर नहीं था। मतलब अब हमारे सामने ये बात खुल के आई है कि ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी जहां से कनाओ गायब हुई थी, उसके चीफ मीमासाका ही फेमस सर्जन मीमासाका थे। वहीं क्योगो के घर पे सेकिगुची, टोरीगुची और इनोकुजी भी आए थे, जो कि इस केस के बारे में तहकीकात कर रहे थे। टोरीगुची कहता है कि उनबाको समा के पास लास्ट समर से एक खरीदार आता था जो उनबाको समा को लार्ज साइज बॉक्सेस का ऑर्डर देता था। वो आदमी ब्लैक सूट में आता था और हमेशा व्हाइट ग्लव्स लगाया करता था। अब उनबाको समा की पत्नी को डिप्रेशन हो गया था, जिसके चलते उसे हार्ट की बीमारी हो गई थी। फिर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। देन एक दिन रूम में जाते ही उनबाको समा ने देखा कि कमरे में एक आयरन बॉक्स रखा है जिसके आसपास खून के धब्बे थे, लेकिन उसके बाद से ही उनबाको समा ने उस बॉक्स को अपने कॉटेज में रख दिया है। ना उसकी पत्नी कहाँ गई ये बात किसी को नहीं मालूम। अब टोरीगुची उसका क्लिंजिंग मेथड की रिकॉर्डिंग करके लाया था इन टेप रिकॉर्डर, जिसको सुनते ही क्योगो को समझ आ गया कि उनबाको समा सही से
एग्जॉर्सिज्म नहीं करता था। इनोकिजु अब पूछता है कि उसको क्या करना है, लेकिन सेकिगुची कहता है कि मुझे क्या मालूम, खुद करो जो करना है, तुम डिटेक्टिव हो ना। और वही टेबल पे ये चारों लोग मिलकर योरिको को दोनों केसेस से जोड़ते हैं, जैसे कि योरिको कनाको की दोस्त थी और कनाको का अपहरण हुआ था और वही योरिको की मां उनबाको समा की फॉलोअर थी जिसपे लड़कियों पे गलत करने का शक था। और यहाँ एक और बात है कि कनाको की असली मां उसकी एल्डर सिस्टर योको ही है, और जब योको 17 साल की थी तब उसने कनाको को जन्म दिया था। जी हाँ, जिसे हम एल्डर सिस्टर समझ रहे हैं वो एक्चुअली में उसकी माँ है। तभी वहाँ कीबा आ जाता है और इन चारों लोगों को चौंका देता है। कीबा इन सब पे भड़का हुआ था, लेकिन क्योको कहता है कि कीबा तुम अपनी साइड की स्टोरी बताओ, फिर सारे डॉट्स क्लियर होंगे और कनेक्ट होंगे। दूसरी तरफ टाउन में योरिको कनाको को याद करती है और एक पेंटिंग के दुकान में उसे ब्लैक सूट व्हाइट ग्लव्स वाला आदमी दिखता है। यह आदमी उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉ करना चाहता हूँ। खैर उसके बाद ही योरिको घर वापस आती है, जहाँ इनोकिजु और सेकिगुची उससे मिलते हैं और योरिको उनसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो घर से भाग के उसी ब्लैक सूट वाले आदमी से मिलने जाती है। यहाँ वो आदमी योरिको को कनाको की तस्वीर दिखा के अपने साथ एक सुनसान बिल्डिंग में ले आता है जहाँ बहुत सारे बॉक्सेस रखे थे। खैर अगेन हम सेकिगुची को एक नोवेल में खुद को इमेजिन करते हुए देखते हैं, बट इवेंचुअली हम उसी ब्लैक सूट वाले आदमी को देख पाते हैं जो कहता है कि उसका ये प्रक्रिया वापस असफल रहा है और वो लड़कियों के शरीर को इसलिए प्रिजर्व नहीं कर पा रहा क्योंकि इन लड़कियों की सोल्स पोल्यूटेड है। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो ब्लैक सूट वाले आदमी ने शायद योरिको को भी खत्म कर दिया था। अब स्कूल में भी लड़कियां योरिको के बारे में बुरी बुरी बातें कहती हैं कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती और पुलिस वाले ये सब पता लगा रहा था। योरिको को सब लोग हेट करते थे और फुकुमोटो सब लड़कियों से 3 वर्ड्स के बारे में भी पूछता है कि क्या ये वर्ड स्कूल में पढ़ाया गया है। इसमें लड़कियां कहती है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। वहीं डिटेक्टिव किवा यूको यानी कनाको की रियल मदर से मिलने जाता है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वहीं कहानी पास्ट में जाती है जब इनोकिजु सेकिगुची के साथ स्पीड में कार ड्राइव करते हुए योरिको से मिलने आ रहा था और दोनों पहले वही रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां योरिको ब्लैक सूट वाले आदमी से मिलने आई थी। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग जिस टेबल पे बैठे थे उसके पीछे वाले सीट पे ही ब्लैक सूट वाला आदमी बैठा था और इनोकिजु सीधे अपने सीट से उठता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कनाको के बारे में पता है ना। इसके बाद सेकिगुची उसे रोकता है, लेकिन टू हिज शॉक सेकिगुची उस ब्लैक सूट वाले आदमी को जानता था, हु वाज नन अदर देन फेमस राइटर कुबो शुनको। कुबो बताता है कि उसे नहीं पता कनाको कौन है, लेकिन जब इनोकिजु उसे कनाको की पिक्चर दिखाता है तो वो डर जाता है और उसके हाव भाव से साफ था कि वो कनाको को जानता था। और तो और कुबो उसकी तस्वीर भी इन दोनों से मांग लेता है, ये बहाना बनाते हुए कि वो इस पिक्चर से इस लड़की को ढूंढनेगा। अब ध्यान रहे दोस्तों, ये सब योरिको से उसकी मुलाकात होने से पहले की बात है। अब प्रेजेंट टाइम में योरिको इनसे विदा लेके चली जाती है टू मीट कुबो, लेकिन ये दोनों डिटेक्टिव योरिको के घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। वहाँ योरिको की मदर खुद के साथ गलत करने वाली थी। इनोकिजु तुरंत घर में आकर बंद दरवाजों और खिड़कियों को खोलता है और जल्दी से योरिको की मॉम को बचाता है। वो ये सब बड़े आराम से करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि योरिको की मॉम अपना सारा कुछ उनबाको समा को डोनेट कर दी थी और उनके पास बस ये घर ही बचा था और वो ये घर योरिको के लिए छोड़ के जाना चाहती थी। सो नाउ इट वाज क्लियर कि उनबाको समा रियली अपने फॉलोअर्स को बाध्य करता था कि लोग अपना सब कुछ, चाहे वो घर हो, ज्वेलरीज हो, जो कुछ भी पोजीशंस है, वो गिव अप कर दे, एक स्पिरिचुअल लाइफ जिए और पैसा वो खुद रखेगा। अब अगर इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो गरीब हो जाएंगे और दुखी होते जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में पैसा तो सबको थोड़ा बहुत चाहिए ही जीवन चलाने के लिए। योरिको अपने माँ को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो भी अपने माँ को इस गलत कदम उठाने से नहीं रोकी थी, लेकिन इनोकिजु के कन्फ्रंट करने से योरिको की मदर अपनी गलती एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें गलत लगा था कि योरिको के अंदर कोई डीमन है, जबकि योरिको को सिर्फ अपनी माँ से प्यार चाहिए था। अब योरिको की फैमिली को उनबाको समा से इंट्रोड्यूस कौन करवाया था? सासागावा। जी हाँ, वही आदमी जो योरिको के मदर का प्रेजेंट टाइम पार्टनर था। सेकिगुची और इनोकिजु उसे बहुत समझाते हैं अबाउट द करप्टेड प्रीस्ट उनबाको समा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। बट अंत में जब इनोकिजु कहता है कि आपको योरिको को घर पे रोक लेना चाहिए था क्योंकि बाहर एक अपराधी घूम रहा है जो लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, तब उसकी माँ को शॉक लगता है और बाहर जाकर जोर जोर से योरिको को आवाज लगाती है और पास ही में फुकुमोटो को वो योरिको को ढूंढने कहती है। तो यहाँ से कहानी डिटेक्टिव कीवा और यूको चान पे आती है जो घर के कोर्ट यार्ड में बैठे हुए थे। कीवा पूछता है कि यूको मिमिसाका को कैसे जानती है। इस पे यूको जवाब देती है कि मिमिसाका ने ही मेरे मदर को ट्रीट करा था, बहुत समय तक हमारे फैमिली के डॉक्टर बने रहे थे वो, लेकिन अंत तक मिमिसाका उसकी माँ को नहीं बचा पाए। कीवा उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने योरिको के डिसअपीयरेंस के दिन एक झूठ बोला था, which was about the man in black suit and white gloves। असल बात तो ये थी कि वहां कोई तीसरा आदमी था ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम तक तो मैं खुद ही ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के पीछे साइड बैठा हुआ था और मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। योको कहती है कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि पुलिस मेरे पे और आमे मिया पे शक कर रही थी, जबकि हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, इसलिए खुद पे से शक हटाने के लिए उसने ये झूठ बोला। डिटेक्टिव कीबा अब भी आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन यूको शायद ऐसा नहीं चाहती थी। तो इस पॉइंट पे आई नो कि स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसीलिए मैं एकदम
शॉर्ट सिंपल वे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब तक क्या हुआ है। तो अब तक हम कीबा को कनाको के डिसअपीयरेंस के बारे में खोजबीन करते हुए देख रहे हैं। वहीं सेकीगुची, क्योगो, टोरीगुची और इनोकिजु टाउन के लड़कियों के कातिल के बारे में पता लगा रहे हैं। ये चारों लोग उनबाको-सामा पे डाउट कर रहे थे क्योंकि उसके फॉलोअर्स की बेटियां ही टारगेट हो रही थी। और अब तक कनाको और लड़कियों के अंग वाला जो केस है ना, उसमें दो कड़ियां जुड़ी थी। एक था मैन इन द ब्लैक सूट एंड व्हाइट ग्लव्स यानी कुबो शिनको, लेकिन हाल ही में यह खुलासा हो गया था कि ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के आसपास कोई भी ब्लैक सूटेड आदमी नहीं था। और यूरिको तो अभी हाल फिलहाल ही टारगेट हुई थी। इस सिनेरियो में मिस्ट्री रही ही जाती है कि कुबो शिनको ऐसा क्यों कर रहा है और क्या उसी ने कनाको को ट्रेन के ट्रैक्स पे धकेला था। तो हाँ, इन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको आगे मिल जाएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। खैर, अब क्योगो सेकीगुची की बुक लिखने में मदद करता है और अचानक से वो सेकीगुची से पूछता है कि क्या कुबो शिनको ग्लव्स पहनता है, जिसपे सेकीगुची हाँ कहता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर खुन आता है जो बताता है कि यूरिको घर वापस नहीं लौटी है। क्योगो अब सारी चीजों को जोड़ता है और इस नतीजे पे पहुंचता है कि कुबो शिनको ही वो अपराधी है जो टाउन में लड़कियों के साथ गलत कर रहा था। अब यहाँ कुन को एक फोन आता है जिससे हमें पता चलता है कि यूरिको के जो दो आर्म्स है ना, वो एक बॉक्स में मिले हैं, which proves the theory right कि कुबो ही कातिल है। अब 10th एपिसोड की शुरुआत में हम कुबो शिनको के एक नोवेल का एक्सर्प्ट देखते हैं। वहीं सेकीगुची क्योगो को ये कहते हुए इमेजिन करता है कि जो लोग एग्जॉर्सिज्म के नाम पे ढोंग रचते हैं और इस विद्या का गलत प्रयोग करते हैं, वो खुद किसी ओनी या डीमन से कम नहीं होते। खैर, अगले सीन में ये चारों मिलकर उनबाको-सामा को कन्फ्रंट करने जाते हैं जो एक ढोंगी था, और उससे ये भी पता लगाना था कि कुबो शिनको का ठिकाना कहाँ है जहाँ वो अपने गलत काम करता है। क्योगो कभी खुद इन सब चीजों में नहीं पड़ता था, लेकिन यूरिको चाह के खत्म होने वाले हादसे ने उसे अंदर से झकझोर दिया था और अब वो खुद सब कुछ पता लगाने निकल चुका था। नाउ पास्ट में हम उसी डिस्कशन को देख पाते हैं जब कुन इनको यूरिको के शव के बारे में बताता है, और सेकीगुची को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कुबो, जो एक इंट्रोवर्ट सा राइटर था, वो इतने सारे गलत काम कैसे कर सकता है। तब क्योगो कहता है कि देखो, द गार्डन कलेक्टर नाम के नोवेल को लिखकर कुबो फेमस हुआ था, जहाँ एक प्रीस्ट का जिक्र है जो लोगों के दुख दर्द को दूर कर एक श्राइन में उन सारे नेगेटिव इमोशंस को स्टोन बना के रखता था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रीस्ट खुद ही इन नेगेटिव एंटिटीज या इमोशंस का भागीदार बन गया, जिससे उसकी शक्तियां सिमट गई। हो ना हो, दिस डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ उनबाको-सामा। अब इस एक्सप्लेनेशन में और भी डिटेल्स थी, लेकिन मैं उन सब पे पूरा फोकस नहीं करूंगा, मैं बस मेन पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूं। सो एज ए होल, कुबो उनबाको-सामा के लाइफ के बारे में ही नोवेल लिख के फेमस हुआ था, और जो बॉक्स उनबाको-सामा के वाइफ ने छोड़ा था, जिसपे खून के धब्बे भी थे, उसी में कोई राज छुपा है। खैर, प्रेजेंट टाइम में ये चारों मिलकर उनबाको-सामा के श्राइन में जाने को निकलते हैं, जहां रास्ते में क्योगो सेकीगुची से कहता है कि कुबो की सारी जो नोवेल्स हैं वो कोई मन ग्रहंत कहानी नहीं है, बल्कि ये उसके अपराधों का विवरण है, जहां उसने सिर्फ पात्रों और जगहों के नाम बदले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुबो एक साइकोपैथ या पागल सा अपराधी था जो रियल लाइफ में अपराध करके उसे ही नोवेल्स में लिखता था, जिससे उसकी नोवेल बिल्कुल विविड और रियल लाइफ जैसी होती थी। तो इस पॉइंट पे सेकीगुची समझता है कि द गर्ल इनसाइड बॉक्स भी बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है, जहां प्रोटैगनिस्ट लड़कियों को खत्म करके उन्हें बॉक्स में भरता था। खैर, तो अब श्राइन में क्योगो उनबाको-सामा को कन्फ्रंट करता है, जहां वो उसे एग्जॉर्सिज्म करने का सही वास्तविक तरीका बताता है और उनबाको-सामा की ढेर सारी गलत रिचुअल्स को सुधारता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्योगो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो खुद एक एग्जॉर्सिस्ट है जो एग्जॉर्सिज्म नहीं करता, लेकिन वो उस फील्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था। उनबाको-सामा एक बॉक्स की तरफ पॉइंट आउट करता है, सेइंग कि वही असली बॉक्स है जहां ओनी या डीमंस को कैद किया हुआ है, लेकिन क्योगो कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, और उनबाको-सामा को शायद नहीं मालूम कि मोरियो उसके इस बॉक्स में नहीं बल्कि इस कमरे में है, which was a box in itself। उनबाको-सामा के लेडी असिस्टेंट को स्टमक पेन था और क्योगो बिना एग्जामिन किए ही उसे बस देख के ये बता दिया था। यहाँ उनके बीच मोरियो, ओनी और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पे बात होती है, which was interesting, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका जिस्ट बताता हूँ। तो बेसिकली अब तक तो क्लियर ही है कि उनबाको-सामा अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बना रहा था, लेकिन उसे कुछ विद्या जरूर आती थी, बट वो बस एक छोटे लेवल की थी और उसी के सहारे वो लोगों को ठगता था। और दोस्तों, हमें यह भी पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर एक क्लैरवॉयंट या दूरदर्शी थी और उन्हें बस यही विद्या आती थी, ना कि एग्जॉर्सिज्म वगैरह। क्यों वो कहता है कि असली उनबाको-सामा वो बॉक्स है जो तुम्हारे पीछे रखा है, जिसमें एक आदमी की उंगलियां हैं, मतलब अलग करके। इसे सुनते ही नकली उनबाको-सामा शॉक्ड हो जाता है, और दोस्तों ये वही बॉक्स था जिसे उनबाको-सामा की पत्नी ने छोड़ा था आफ्टर हर डिसअपीयरेंस। दूसरी तरफ पुलिस वालों को कुबो का ठिकाना मिल चुका था, और जैसे ही वो अंदर घुसने जाते हैं, कोई ब्लैक कोट वाला आदमी उन पे हमला कर देता है। यह आदमी दोनों पुलिस वालों को जख्मी करके वहां से भाग जाता है, लेकिन ओकी कुन कैसे भी खड़ा होता है और अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाता है, जहां एक अंधेरे कमरे में कई सारे बॉक्सेस रखे थे और टेबल पे कुबो अपना नोवेल लिख रहा था, और वहीं एक बॉक्स में यूरिको भी रखी हुई थी जो कि ऑफ कोर्स जिंदा नहीं थी। अब यहाँ पुलिस कुबो को पकड़ नहीं पाती। प्रेजेंट टाइम में सेकीगुची, क्योगो और इनोकिजु स्टडी रूम में बैठकर इस पूरे हादसे को डिस्कस करते हैं, एंड अनदर शॉकिंग रिवीलेशन होता है। बेसिकली कुबो उनबाको-सामा का ही
बेटा था। जी हाँ दोस्तों, उनबाको समा को उसके बेटे के कुकर्म के बारे में पता था और वो उसका साथ भी देता था। एक तरह से कुबो ने अपने ओल्ड फादर को बाध्य कर दिया था कि वो उसका साथ दे। अब हुआ यह था कि उनबाको समा की बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री बंद होते ही उसकी पत्नी और बेटा कुबो उससे अलग हो गए थे, या यूं कहें कि उनबाको समा ही इनसे दूर हो गया था और तभी उसने एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, वी डोंट नो, उसने अपने उंगली को अलग करके उस आयरन बॉक्स में भर दिया था। लेटर उसकी मां बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुबो अपनी उंगलियों वाला बॉक्स लेकर अपने डैड के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी फिंगर्स वापस मांगी। छोटे में उसके डैड ने उसका ख्याल नहीं रखा था। उनबाको समा को इससे बहुत गिल्टी फील हुआ और वो एक तरह से कुबो का पपेट बन गया और उसके गलत काम में उसका साथी बन गया। सेकीगुची ये भी पूछता है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उनबाको समा की आंखें कैसे व्हाइट हो जाती थी। इस पे क्योगो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसे कैटरेक्ट था, जिससे आईज में व्हाइट लेयर पड़ जाती है। उनबाको समा के असिस्टेंट को स्टोमक एक इसलिए था क्योंकि वो पाप करने में अपने बॉस के साथ जुड़ी हुई थी और इसलिए उसके शरीर में एक अल्सर हो गया। मतलब गलत काम करोगे तो इन ए वे आपके साथ भी गलत जरूर होगा। अब क्योगो को योरिको के खत्म होने का आगाज इसलिए हुआ क्योंकि रजिस्टर में सारे लड़कियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टारगेट बनाया गया था और इसलिए क्योगो ने सेकीगुची और इनोकिजू को भेजा था टू लुक फॉर हर, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं बचा पाए। अब इस दौरान इनोकिजू को लगता है कि क्योगो इनसे कुछ तो छिपा रहा है, लेकिन क्योगो कहता है कि अपराध ही मिल गया है और जो ये केस था पूरा, इसे बंद कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कनाको कहाँ है? अगर वो कुबो का शिकार हुई तो उसके शरीर के अंग क्यों नहीं मिले? अब ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। कुबो के जो शरीर के अंग थे वो भी हमें मिलती है, इंडिकेटिंग कि शिकारी का भी शिकार किसी ने कर दिया था। तो हाँ, असली कातिल कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा और यहाँ से शुरू होगा 11th एपिसोड, यानी अब सिर्फ 3 एपिसोड्स बचे हैं। तो 11वें एपिसोड की शुरुआत में हम यूको सान को कुछ लिखते हुए देखते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है। बचपन में अपने पिता की मौत के बाद वो अपनी माँ से डिस्टेंट हो गई थी और उसकी माँ मेंटली और फिजिकली अच्छी हालत में नहीं थी। उसका कहना था कि अंत में एक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी और यही सब लिखते लिखते कीबा उससे मिलने आया था। मतलब ये सब उस दिन की बात है जब कीबा योको से मिलने आया था। खैर कहानी अब जनवरी 26, 1938 की दिखाई जाती है, जब तेकिको बैंक में कुछ लोग पैरामेडिक्स बन के आते हैं और सारे बैंक वालों को वैक्सीनेट करते हैं, जिससे अचानक ही बैंक में सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दिस इंसिडेंट वाज नोन एज तेकिको बैंक पॉइजनिंग इंसिडेंट, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और यहाँ एक आदमी से सवाल जवाब भी किया जाता है जो कि जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करने में काफी अच्छा था। कैसे? वेल, वो वॉर के दौरान एक्सपेरिमेंट्स किया करता था एंड ही वाज फ्रॉम यूनिट 731। इनफैक्ट यहाँ एक रिसर्च फैसिलिटी का मामला भी सामने आता है कॉल्ड नोबेरितो रिसर्च फैसिलिटी। खैर मैं ये सब चीज उतनी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये सब लेट नाइट शो का टॉपिक होगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। बस शॉर्ट में मैं इतना बता दूं कि तेकोकू जो इंसिडेंट है, एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी जापानीज आर्मी से रिलेटेड, जहां वो लोग सीक्रेटली केमिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड दे वर कंडक्टिंग लाइव एक्सपेरिमेंट्स ऑन POW। तो हाँ, इन सारी चीजों पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट से बता देना। फिलहाल हम इस एनिमे पे फोकस करते हैं। तो हाँ, सेकीगुची और तोरीगुची ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि कुबो जो खुद अपराधी था उसको किसने खत्म करा। इनोकिजू जो कि पहले ही फ्यूचर में होने वाली चीजों को भांप लेता था, वो क्योगो से कहता है कि अब तो बता दो कि कुबो का कनाको के केस से कोई संबंध था कि नहीं। बेसिकली द पॉइंट इज कि कनाको के डिसअपीयरेंस का केस और लड़कियों का जो पार्ट्स वाला केस है अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे और अब पूरी कहानी बस कनाको पे ही फोकस करेगी। तोरीगुची क्योगो से पूछता है कि वो कौन था जिसने कनाको को ट्रेन ट्रैक्स में पुश करा, किसने कनाको को बॉक्स फैसिलिटी से गायब किया और असिस्टेंट सुजाकी को किसने खत्म करा, क्योंकि ये सारे सवाल तो अब भी वैलिड है। सभी मिलकर क्योगो को फोर्स करते हैं कि अगर वो कुछ भी छिपा रहा है तो वो सबको बताए और क्योगो भी ओकी-सान को हॉस्पिटल में विजिट करने जाता है विद अदर्स, जहां रास्ते में वो सभी को पूरी बात बताता है। क्योगो कहता है कि वो डॉक्टर मिमिसाका को बहुत पहले से जानता है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ वॉर और दोनों ही ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में रिसर्च का काम करते थे। क्योगो वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस मैटर, जहां POW यानी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको सिंटोइज्म में कन्वर्ट कराया जाता था और वहीं डॉक्टर मिमिसाका शायद इमॉर्टैलिटी पे रिसर्च कर रहे थे। बेसिकली वो ऐसा सोल्जर बनाना चाहते थे जो कि कभी न मरता हो और इसके लिए वो रियल ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स रिप्लेस या ट्रांसप्लांट करना चाहते थे, लेकिन आर्मी के अंडर ये रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर एक दिन क्योगो को पता चला कि वो अपने वाइफ से सेपरेट हो रहे हैं और उनकी वाइफ का नाम है मिमिसाका किनोकू यानी योको की मदर। सो इन दैट केस योको के फादर हैं डॉक्टर मिमासाका और वो ये बात डिटेक्टिव कीवा को भी नहीं बताई थी। अब कीवा भी अपने मिलिट्री के कपड़े पहनता है और अपने पिस्टल लेके ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल में सारे लोग कुन को क्वेश्चन करते हैं और वो बताता है कि किसी ने कुबो के हाथ पैर को अलग कर दिया था और ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बांध दिया था। वो क्योगो से कहता है कि कीबा सच धज के फैसिलिटी में गया है। अब क्योगो सेकीगुची, टोरीगुची और इनोकुजू को ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में जाने को कहता है और खुद कहीं और जाता है। इनोकुजू पहले योको के घर जाकर उसको कार में बिठा के लाता है और फिर ये चारों फैसिलिटी पहुंचते हैं। वहीं पास्ट में हम जान पाते हैं कि कनाको के नाम पे जो जायदाद है वो
वो योको क्लेम करेगी, क्योंकि इवन इफ कनाको जिंदा है उसके ट्रीटमेंट के लिए शी विल नीड मनी। खैर ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में कीबा गार्ड को बेहोश कर देता है और ऊपर डॉक्टर मीमासाका को कन्फ्रंट करने जाता है। कीबा मीमासाका से पूछता है कि तुमने कनाको के साथ क्या किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मीमासाका ही सारी लड़कियों को गायब कराया है थ्रू कुबो, जिससे वो इमॉर्टलिटी पर रिसर्च जारी रख सके। लेकिन मीमासाका कहता है कि ये काम इतना भी इजी नहीं है कि मैं किसी पर भी एक्सपेरिमेंट कर दूं। मीमासाका इस कन्फ्रंटेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो उल्टा कीबा से कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम गोली चला सकते हो। लेकिन कीबा को भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि मीमासाका गिल्टी नहीं है या उसने कनाको के साथ कुछ भी नहीं किया। उसी वक्त ये चारों भी ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में आ गए हैं। अब 12वें एपिसोड में हम सेकीगुची को वापस अपने नोवेल को इमेजिन करते हुए देखते हैं, जहां वो समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है राज पर से पर्दा उठाने का, और जो आदमी कहानी खत्म करेगा वो और कोई नहीं बल्कि क्योगो ही है। ये उसी नोवेल की कहानी है विच इज नेम्ड एज वर्टिगो, रिटन बाय सेकीगुची। अब प्रेजेंट टाइम में कीबा मीमासाका को चोट पहुंचाने ही वाला था कि योको वहां आकर उसे रोकती और कहती है कि डॉक्टर मीमासाका मेरे डैड हैं। कीबा इससे शॉक में आ जाता है और इनोजुकु कीबा को शांत करने के लिए उस पे एक जोरदार मुक्का मारता है। देन सब क्योगोकू का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो आता है वो अपने साथ मासोको, ओकी और फुकुमोतो को भी लेके आया था। मीमासाका भी क्योगोकू को पहचान जाता है और क्योगोकू कहता है कि वो यहाँ मोरियो या इविल को भगाने आया है। अब क्योगो कहता है कि ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ हमारा कॉन्शियसनेस रिसाइड करता है और सभी इंसान को उसकी कॉन्शियसनेस ही अलग बनाती है। वो कहता है कि इस पूरे कहानी में सबकी अपनी एक साइड है जो बाहर से देख के नहीं पता चलता। जैसे योरिको की अपनी माँ के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, वैसे ही कनाको की माँ के साथ भी उसके रिश्ते सही नहीं थे और उसको तो पता भी नहीं था कि योको, जिसको वो अपनी बड़ी बहन कहती है, वही उसकी माँ है। लेकिन योरिको को लगता था कि कनाको एक एंजल है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक रात जब कनाको और योरिको स्टेशन में थे, उस रात योरिको ने कनाको की आंखों में आंसू देखे और उसने उसके नेक पे पिंपल टाइप का एक मार्क भी देखा था। देन सडनली उस पे कुछ हावी हुआ जिससे जापानीज में टूरी मोनो कहते हैं। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। सो बेसिकली योरिको चान ने ही अपने बिलवेड फ्रेंड कनाको को ट्रैक्स पे पुश करा। जी हाँ दोस्तों, उस रात कोई भी तीसरा आदमी वहां नहीं था और योरिको ने ही विम्स में आकर अपने दोस्त को पुश करा। अब वो पजेस्ड भी हो सकती है या मेंटली इल भी, जो भी हो योरिको ही कनाको के एक्सीडेंट की जिम्मेदार है। अब योरिको ने खुद धक्का दे दिया, लेकिन वो किसी ब्लैक सूटेड आदमी के बारे में बताई थी। वो और कोई नहीं बल्कि सेकीगुची की नोवेल वर्टिगो का हीरो था, जिसे सेकीगुची ने क्योगो का रेफरेंस लेके बनाया था। अब ये सुनने में काफी स्टूपिड है, लेकिन मेंटली इल पेशेंट्स के लिए रियलिटी और हैलुसिनेशंस में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही कुछ योरिको के साथ हुआ था। ऐसा हम पूरी स्टोरी में बार बार सेकीगुची के साथ होते हुए भी देखते हैं, जो हमेशा किसी नोवेल की कहानी में उलझा रहता था और उसको वास्तव में मान भी लेता था। अब आपको याद होगा कि फुकुमोतो एक रोज स्कूल से लड़कियों को कुछ वर्ड्स के बारे में पूछ रहा था और वो 3 शब्द थे, तेनिन गोसुई यानी डिके ऑफ एन एंजल, देन उकातोसेन और शिकाई कासेन। बेसिकली इन सब का मीनिंग वही होता है कि मनुष्य मरने के बाद एंजल बन जाता है। और ये तीनों शब्द स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सेकीगुची अपने नोवेल वर्टिगो में यूज करा था और इससे ये प्रूव हो जाता है कि योरिको उसका नोवेल पढ़ती थी और ब्लैक सूट वाला आदमी का रेफरेंस भी वहीं से ड्रॉ की थी। तो ये हो गया एक मिस्ट्री का आंसर कि योरिको ने ही कनाको को ट्रेन ट्रैक्स में धक्का दिया था बिकॉज शी वाज मेंटली नॉट वेल, या फिर शी वाज पोजेस्ड बाय टूरीमोनो। अब आते हैं योको, जो कि कनाको की रियल मदर है, उस पे, जो कि ओवरनाइट ही एक फेमस स्टार बन गई थी। बहुत साल बाद जब वो कनाको को लेके इस फैसिलिटी में आई, तब सुजाकी, जो कि मीमासाका का असिस्टेंट है, वो योको को पहचान गया और सुजाकी को शायद योको का एक गहरा राज पता था, तभी वो पैसों का डिमांड किया होगा। कीबा पूछता है क्या सीक्रेट, जिसपे क्योगो को इससे पहले कुछ कहता, डॉक्टर मीमासाका उसे चुप करने को कहते हैं। अब क्योगो आगे कहता है कि योको का बायोलॉजिकल फादर शिबाता हिरोया, जिसका प्रॉपर्टी कनाओ को मिलने वाला था, वो नहीं है। इसके बारे में हमें तो पता है, लेकिन मासोका सान, जो कि अटर्नी है, उससे नहीं पता था और वो कहता है कि इतने साल योको ने उसके मास्टर को ठगा है, लेकिन क्योगो कहता है कि इसीलिए योको कनाको को दिया हुआ प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहती थी। तो फाइनली योको कहती है कि शिबाता योको के प्रेगनेंसी के बारे में जानते थे और उन्हें हमदर्दी भी थी, इसलिए वो उनके फादर या गार्डियन बन गए थे और योको फिर कनाको को जन्म दी। अब क्योंकि कनाको को बचाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो ये प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रही थी। इनफैक्ट ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में ही कनाको का ट्रीटमेंट होना था, जिसको स्मूथली रन करने में पैसों की जरूरत पड़ती। लेकिन क्यों कहता है कि वो यहाँ कनाको को ले आए, लेकिन मेडिकल रिसर्च में पेशेंट की जान बचाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो योको को नहीं पता था। अब अगर ये पैसे नहीं मिलते तो कनाको का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और इसीलिए उसकी किडनैपिंग का नाटक करा गया। जी हाँ दोस्तों, कनाको का डिसअपीयरेंस एक ड्रामा था और वो फिरौती की चिट्ठी योको ने खुद लिखी थी, जिससे डिटेक्टिव कीबा भी बुद्धू बन गए थे और इन पे कोई प्लान भी नहीं था, बस कैसे भी ये लोग कनाको को फैसिलिटी से बाहर ले गए थे। अब कनाको को बाहर कैसे ले गए होंगे, दैट इज इंडीड मिसमराइजिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आमे मिया के रोल के बारे
बारे में। बेसिकली वो आदमी कुछ करा नहीं, बस योको के साथ ही प्लान में फंस गया। अब कनाको को गायब करने वाले प्लान में सुजाकी की एंट्री होती है। योको, आमेमिया, सुजाकी और डॉक्टर मीमासाका ने मिलकर ये किडनैपिंग रची टू गेट द मनी सो दैट कनाको का इनहेरिटेंस योको को मिल जाए और वो कनाको का ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि अगर शिबाता के पहले कनाको मर गई तो उसका पैसा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कनाको का अपहरण कराए टू प्रूव कि कनाको जिंदा है और हॉस्टेज है। सुजाकी ने इनको आइडिया दिया कि एक तरीके से कनाको को ज्यादा दिन तक जिंदा रखा जा सकता है, जहां सुजाकी सान का अल्टीमेट गोल पैसा था और आमेमिया योको का कनाको को जिंदा रखना। अब हुआ यह कि कनाको को जब फैसिलिटी में लाया गया था तो वो बिल्कुल मरने के कगार पे थी। ऐसे इंसान को फैसिलिटी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुजाकी और मीमासाका के इतने सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने एक आइडिया लगाया। अब अचानक इनोजुको कहता है कि हाँ, शायद इन्होंने कनाको को ह्यूमन मशीन में तब्दील कर दिया और उसे छोटा बनाकर बाहर ले गए। लेकिन क्योगो कहता है कि ऐसा बस फिल्मों में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। फिर रिवील होता है इस सीरीज का सबसे पेचीदा सच। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स इतने इंट्रिकेटली बने हैं कि वो बॉडी के बड़े बड़े काम आराम से कर देते हैं, जैसे 2 किडनी बॉडी के फ्लूइड्स को फिल्टर करते हैं, 1 हार्ट पंप करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही काम मशीन से करवाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि मशीन हमारे बॉडी जितनी एडवांस तो नहीं है। तो एक इंसान को मशीन बनाने में बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि उसके हर फंक्शन को जारी रखने के लिए कई सारी मशीन की जरूरत होगी। तो हाँ, वो आदमी शायद इस बिल्डिंग जितना बड़ा होता इफ रिप्लेस्ड विद मशीन्स। क्यों कहता है कि मीमासाका बहुत जीनियस है, जहां इस ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में उन्होंने इतने सारे मशीन्स अरेंज करे हैं जिससे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को जिंदा रखा जा सके। सब इससे शॉक में आ जाते हैं और कनाको चान के ब्रेन को शायद यही एक बॉक्स में प्रिजर्व करा गया था थ्रू द मींस ऑफ मशीन, और इस पूरी फैसिलिटी को ही एक ह्यूमनॉइड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब मीमासाका कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, मैंने तो बस एक जान बचाई है, इसमें तुम मुझे जेल में नहीं डाल सकते। इस पे क्योगो को कहता है कि भले ही तुमने कोई गलत काम नहीं करा, लेकिन तुम्हारा रीसेंट पेशेंट एक अपराधी है और कुन उसे ही अरेस्ट करने आया है। सबको शॉक लगता है कि अब इस बॉक्स में जहां कभी कनाको के ब्रेन को प्रिजर्व करा गया था, अब वहां कुबो का ब्रेन है। सो इट वाज क्लियर कि कुबो को मीमासाका ने ही खत्म करा था और यहाँ उसके ब्रेन को प्रिजर्व करा है टू प्रिजर्व हिज कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक आदमी की पहचान उसकी कॉन्शियसनेस ही है। आई नो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, बट दिस इज एनिमे। एनिमे में चीजें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चलती है एंड आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो खैर, यहाँ से हम बढ़ते हैं सीरीज के फिनाले यानी 13th एपिसोड पे। और इस एपिसोड के में क्योगो कहता है कि मीमासाका ने अपनी पूरी लाइफ के रिसर्च के बाद इस फैसिलिटी को ही ह्यूमन बॉडी में तब्दील किया था, जहां बस इंसान का ब्रेन प्रिजर्व करा जाता था और बाकी उसका हाथ पैर सब कुछ मशीन्स में ही ऑपरेट करता है। और हैरानी की बात है कि कुबो ये बात सुन पा रहा था, मतलब सच में मीमासाका अपने रिसर्च में सफल हुआ था। अब सेकिगुची अपना कंट्रोल खो देता और वो पूछता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तभी इनोकिजु कहता है कि कुबो ने कनाको को एक बॉक्स में देखा था और तभी उसने वो नोवेल लिखी गर्ल इन द बॉक्स। अब आपको इस सीरीज का पहला सीन याद होगा जब सेकिगुची ने ट्रेन में बॉक्स ले जाते हुए एक आदमी को देखा था। वो एक्चुअल में कुबो था जिसने अपने सामने बॉक्स में अमेमिया को कनाको का हेड ले जाते हुए देखा था। अब 31st को तो कनाको की मौत हो गई थी इन रियल लाइफ, मतलब सिर्फ उसके ब्रेन को ही प्रिजर्व करा गया था। क्योगो को अब बताता है कि अमेमिया जितना फूल दिखता है उतना है नहीं। सबको लगता था वो यूको सान का प्रेमी है, लेकिन असल में वो छोटे से कनाको को बड़ा होता हुआ देखा था और वो कनाको से बहुत प्यार करता था। एक्चुअली यूको की फैमिली रिलेशंस बहुत ज्यादा मिस्ड अप है और अमेमिया भी इसका पार्ट था। अब हुआ ये था कि जिस दिन डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने सोचा कि कनाको चान के बॉडी पार्ट्स अलग करके बस उसके हेड या ब्रेन को बचाया जाएगा, उससे पहले तक अमेमिया को पता नहीं था कि ये प्रोसीजर कैसा होगा। अमेमिया चाहता था कि जब कनाको ठीक हो जाएगी तो तीनों मिलके लेक देखने जाएंगे, जहां कनाको हमेशा जाना चाहती थी। अमेमिया एक बहुत अच्छा आदमी था जो एक पीसफुल लाइफ चाहता था विद योको एंड कनाको, जहां वो कनाको से अत्यधिक प्रेम या स्नेह रखता था। इसलिए उसने योको से भी कभी शादी नहीं करी। लेकिन जब अमेमिया को पता चला कि मीमासाका के ट्रीटमेंट के बाद कनाको कभी चल फिर या दौड़ नहीं पाएगी, इनफैक्ट वो इंसान ही नहीं रहेगी, उसका बस कॉन्शियसनेस रहेगा इस बड़े से बॉक्स या मशीन के अंदर, तो ये जान के वो टूट गया। इसलिए वो सुजाकी सान पे गुस्सा हो गया और उसके प्लान के अगेंस्ट हो गया। लेकिन सुजाकी ने अपना काम कर दिया और वो कनाको के हाथ को अलग कर दिए। अब मिराकल ये था कि कनाको का एक आर्म जिंदा था बिकॉज ऑफ सुजाकी का रिसर्च, और अंत में सुजाकी सान ने प्रॉमिस किया कि वो ये जिंदा आर्म अमेमिया को दे देगा। 31 अगस्त की रात को कनाको के शरीर के अंग यानी राइट आर्म और लेग्स को वाटर में बरियल दिया गया और पुलिस को सबसे पहले जो अंग मिले थे ना इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो एक्चुअली कनाको के थे। अब पुलिस को ये दाहिने हाथ का आर्म इसलिए मिल पाया था क्योंकि जिस ट्रक में उसके बॉडी पार्ट्स को ले जाया जा रहा था उसका लॉक टूटा हुआ था। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट जो फुकुमोटो ने फैसिलिटी में आने वाले दिन करा था, एज मेंशन्ड इन एपिसोड 2। इस एक्सीडेंट के बाद अमेमिया और सुजाकी के बीच तनाव बहुत बढ़ गया और अब आपको पता ही होगा लेफ्ट आर्म जो जिंदा था वो सुजाकी सान के फैसिलिटी में था और अमेमिया को चाहिए था। क्यों चाहिए था? लास्ट निशानी के तौर पे। और इसी झड़प में अमेमिया ने सुजाकी पे अपने आर्म वाले बॉक्स से हमला करा और फैसिलिटी से कनाको सान का बॉक्स जहां उसके कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करा गया था उसे लेकर
भाग गया। अब फाइनली आमे मिया को कनाको की कॉन्शियसनेस मिल चुकी थी और वो वही लेकर लेक पे जा रहा था जहां कनाको को जाना था। इसी दौरान कुबो आमे मिया को कनाको के बॉक्स को ले जाते हुए देखा था, इसलिए कुबो कनाको का पिक्चर देख के डर गया था और उसका नाम वगैरह न जानते हुए भी बस फेस को जानता था। अब ये वियर्ड तो है, लेकिन आमे मिया इससे ही खुश था और वो अपनी बाकी की जिंदगी कनाको के साथ ही बिताना चाहता था। और इसी मिस्ट्री को लिखने के लिए कुबो ऑब्सेस्ड हो गया और वो एक के बाद एक लड़कियों को खत्म करने लगा, क्योंकि उसे जानना था कि इंसान का सर बिना किसी बॉडी के जिंदा कैसे रह सकता है। मतलब यहाँ आमे मिया और कुबो दोनों ही मेंटली इल थे, हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि दोनों का जो सोच था वो काफी डिफरेंट था, डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस वी कैन से। अब सब इस थियरी से पागल उठते हैं बिकॉज इट वाज सो मच टू प्रोसेस, लेकिन मेडिकली मीमासाका ने ही इसको पॉसिबल करा था। कुबो का रियल ऑप्शन था कि कैसे इंसान को बिना खत्म किए उनके शरीर के अंग को अलग कर दिया जाए सो दैट उनका ब्रेन या फिर हेड अलाइव रहे, और इसलिए वो यंग लड़कियों को टारगेट बनाता था। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो रहा था और योरिको के साथ भी सेम प्रोसेस दोहराने के बाद वो सारे जमा पैसे वगैरह लेकर इसी ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में आ गया टू लर्न द आर्ट फ्रॉम मीमासाका हिमसेल्फ। और मीमासाका ने किया क्या, वो कुबो पे ही ये प्रोसेस दोहरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कुबो को मीमासाका के फैसिलिटी के बारे में कैसे पता चला, तो वो उसे योरिको से पता चला होगा, क्योंकि योरिको तो अपने फ्रेंड से मिलने आई थी और टाउन में घूमते हुए उसे योरिको और कनाको की दोस्ती के बारे में पता चल गया होगा। मोरओवर योरिको और कनाको भी सेम जैसे दिखते थे, तो उससे भी वो योरिको को टारगेट बनाया होगा। और अब प्रेजेंट टाइम में कुबो का सर या कॉन्शियसनेस इस फैसिलिटी के एक बॉक्स में बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। क्योगो अब डॉक्टर मीमासाका से कहता है कि बिकॉज ऑफ योर अननेचुरल एक्सपेरिमेंट आपने कितने सारे लोगों की जान ले ली और सबके दिल में मोरियो या डेविल को डाल दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको अपनी पत्नी किनोकू के फिजिकल इलनेस से प्रॉब्लम थी, जिससे वो दिन प्रतिदिन एज्ड और अगली दिखने लगी थी? क्या आप बॉडी को इसलिए डिसरिगार्ड करते हो? और फाइनल टाइम आ गया है कि मैं आपकी कहानी का अंत करूं। आपने ये इमॉर्टैलिटी पे रिसर्च इसलिए शुरू करी क्योंकि आप अपनी पत्नी को बचाना चाहते थे, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि आप धीरे धीरे अपनी पत्नी के बदसूरत चेहरे से नफरत करने लगे थे। इनफैक्ट उसे सपोर्ट करते हुए भी उसे डिवोर्स दे रहे थे। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि योको सान डॉक्टर मीमासाका और उनकी पत्नी किनोकू की बेटी थी और योको की बेटी थी कनाको। आमे मिया एक आउटसाइडर था जो बस योको और कनाको के साथ रहता था एज हर गार्डियन एंड लवर। शिबाता जो योको का सेट गार्डियन था वो तो बस योको के साथ टाइज रखा था क्योंकि उसको योको से हमदर्दी थी, और ये सारा किस्सा शिबाता के ही इनहेरिटेंस को पाने का था जो उनकी मौत के बाद कनाको को मिलता। अब इन सारे एक्यूजेशंस के बीच कीबा डॉक्टर मीमासाका को पीटने लगता है बिकॉज ही वाज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दीज। और जैसे ही कीबा उसे खत्म करने वाला था तभी योको चिल्लाती है कि कनाको मेरे और मीमासाका की बेटी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इस सवाल का जवाब मिल गया कि कनाको का डैड कौन है। योको ने डॉक्टर मीमासाका के साथ संबंध बनाए और कनाको को जन्म दिया। वह यह था कि योको की मां धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी और मीमासाका अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे टू ट्रीट हर। स्टिल शी वाज ग्रोइंग सिक एंड अगली डे बाय डे। युको को ब्यूटी से ऑब्सेशन था और वो अपने फादर पे बहुत दया भाव दिखाती थी कि कैसे वो दिन रात उसके मदर की सेवा करते हैं। स्टिल बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसने इसलिए मीमासाका को सेड्यूस करा और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जिससे कनाको पैदा हुई, और सुजाकी सान को ये सब कुछ मालूम था। तो हाँ, यही था युको का बहुत बड़ा सीक्रेट। आई नो इस सीरीज के अंदर एक पे एक सीक्रेट्स खुलते जा रहे हैं एंड आपका भी माइंड अब तक ब्लो हो गया होगा। क्योगो को ये सब के सामने रिवील नहीं करना चाहता था फॉर युको's रिस्पेक्ट, बट इवेंचुअली द ट्रुथ केम आउट। यही सब बातों के बीच इनोकिजो रूम से उठ के बाहर चला गया। मीमासाका अब कहता है कि क्योगो सबके लाइफ के डार्कनेस के बारे में बात करता है, लेकिन उसके लाइफ में अंधेरा क्योगो की वजह से आया है। और इसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेन एंड इंपल्स के बारे में बहस होती है, जहां फिर से क्योगो अपना एक्सेलेंस दिखाता है। वहीं सेकिगुची अब पागल होकर कुबो के सर को खोलने जाता है, जिससे डॉक्टर मीमासाका धक्का दे देते हैं। देन वो और योको कुबो के सर वाले बॉक्स को लेकर भागते हैं। दोनों लिफ्ट से ऊपर उठने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में कीबा योको को रोकने जाता है तो योको उसे एक स्कैल्पेल से चोट पहुंचा देती है, लेकिन कीबा को ज्यादा चोट नहीं आती। वहीं हम देखते हैं कि पूरे फैसिलिटी की लाइट्स वगैरह चली जाती है क्योंकि इनोकिजु पहले से ही कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ कर दिया था ताकि फैसिलिटी की सारी मशीनरी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाए। वहीं कुबो भी इस अननेचुरल एक्सपेरिमेंट का शिकार बन खुश नहीं था और वो साइंटिस्ट मीमासाका से कहता है कि अब मैं कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हूं और तुम नहीं मुझे एक मोरियो या डीमन बना दिया है जो बॉक्स में रहता है। इंसान एक इंसान तभी कहलाता है जब उसके पास अपना एक शरीर हो। कुबो को भी ये समझ आ गया था कि सिर्फ कॉन्शियसनेस रहना ही इंसानियत का प्रतीक नहीं है, या फिर वो इंसान नहीं है जिसका सिर्फ कॉन्शियसनेस रिसाइड कर रहा है। अब जैसे ही बाकी सब लोग आते हैं वो देखते हैं कि कुबो के हेड ने मीमासाका पे हमला कर दिया था, जिसके चलते योको ने कुबो पे वार कर दिया और दोनों ही मीमासाका और कुबो खत्म हो जाते हैं। युको अपने पागलपन को मानती है और डिटेक्टिव कीवा उसको हथकड़ी पहनाते हैं। देखा जाए तो युको ने कुबो को मारा, साथ में अपने फादर के इस सारे ऑब्सेशन में साथ रहकर कईयों की जान ले ली, और इस रात के बाद सभी के अंदर का डीमन या मोरियो का अंत हो गया था। खैर अब कई महीनों बाद ये सब लोग साथ में बैठ के बात करते हैं और अब फुकुमोतो जो कि पहले पुलिसमैन था वो एक सेल्समैन
रोमांस बन गया था। वहीं सामा नाम का एक आदमी आता है जो इन सब को एक बॉक्स के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही सेकीगुची को झटका लगता है कि अब कौन सा नया आफत आ गया है। बट टू एवरीवन्स रिलीफ उसमें कुछ मुरझाए हुए से फूल थे। सेकीगुची क्योगो से पूछता है कि आपको लगता है कि आमे मिया अब तक खुश है, जिसपे क्योगो कहता है कि हो सकता है, क्योंकि खुश रहने के लिए इंसान को बस ये भूलना पड़ता है कि वो इंसान है। और सेकीगुची के रीसेंट नोवेल के ग्लिम्स के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बॉक्स ऑफ गॉब्लिन्स की पूरी एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के दौरान ही मैंने आपको सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं। जो कुछ भी ट्विस्ट था उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि सीरीज के अंदर कहानी पूरी लीनियर वे में नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको लीनियर वे में चीजें समझाई जाए, एंड आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। अब बॉक्स ऑफ गॉब्लिन्स के दौरान जापान के कई हिस्टोरिकल इवेंट्स पे भी बात करी गई है, और कई ऐसे डार्क चीजें आई थी जिन पे हम इस वीडियो में बात नहीं किए हैं, लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया आपको उन पे LNS शो आएगा। बस मुझे ये जानना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट से बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं उन वीडियोस को प्लान करूंगा, जो कि ऑफ कोर्स 2025 में ही आएगी। ओवरऑल मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी है। आप लोग कमेंट्स बताना आपको कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।